On 1st April 11, Venus Limited acquired 100% of Saturn Limited for rupees 4 lakh. Venus acquired 100% shares of Saturn. यानी कि Saturn selling company है, Venus purchasing है. The fair value of net asset of Saturn Limited was rupees 3,20,000 and goodwill was rupees 80,000. तो 4 लाख में क्या है, 3,20,000 का आइडेंटिफाइबल असेट है, नेट असेट्स, ठीक है, और बाकी का 80,000 वो गुडविल के लिए पे किया, और वैसे करके टोटल 4 लाख रुपए हमने पे किए. अब ये 80,000 अगर बैलेंस की फिगर लिया 4 लाख और 320 का, या फिर वो जानबूझ के गुडविल को ही 80,000 पहले से उन्होंने वैल्यू किया था और उसके हिसाब से 4 लाख का पेमेंट किया, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है. गुडविल 80,000 का आएगा, ठीक है. एनए माइनस पीसी किया तो भी आएगा और डायरेक्ट गुडविल को लिया तो भी आएगा. Saturn Limited is in a coal mining business. On 31st March 2013, the government cancelled license given to it uh, in few states. तो ये कॉल माइनिंग बिजनेस पे है और कॉल माइनिंग में ये लोग को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, तो माइनिंग बिजनेस अंडर लाइसेंसिंग आता है, ठीक है. तो कुछ स्टेट में ये लोग का कॉल माइंस जो है वो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया. अभी ये कैंसिल किया तो ये एक वन ऑफ द एक्सटर्नल सिम्टम क्रिएट हुआ फॉर इम्पेयरमेंट, ठीक है. वो लोग का बिजनेस कम हो जाएगा, बिजनेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली अपने को असेट्स को इम्पेयर करना पड़ेगा. ये कभी हुआ 31 मार्च 2013 में, और हमने एक बार कभी किया था 1 अप्रैल 11, ठीक है. 1 अप्रैल 11 यानी कि 31 मार्च 12 पहला साल, 31 मार्च 13 दूसरा साल, 2 साल के बाद. आया समझ में? तो अपने को सबसे पहले 31 मार्च 13 का उसका कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो कैरिंग अमाउंट दिया है 3, 20 और 80 वो 1 अप्रैल 11 का है, ठीक है. As a result, Saturn Limited's revenue is estimated to get reduced by 30%. The adverse change in the marketplace and regulatory condition is indicator of impairment. As a result, Venus Limited has to estimate the recoverable amount of goodwill and net asset of Saturn Limited on 31st March 13. Revenue is estimated to get reduced by 30%. Sales 30% से कम होगा. Venus Limited is a straight line depreciation. Useful life of Saturn Limited's asset is estimated to be 20 years with no residual value. No independent cash flow can be identified to any individual asset. So entire operation of Saturn Limited is to be treated as CG. ये लाइन का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या, बताओ? No independent cash flow can be identified for any individual asset. So entire operation of Saturn Limited is treated as CG. वो जो प्रीवियस में मैंने एग्जांपल बताया था कि नेस्ले का मैगी डिवीजन वो इम्पेयर हो रहा है, तो वो एक सीजीयू था. यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे कंपनी का कोई पार्ट नहीं है जिसको सीजीयू पकड़े, ठीक है. यानी कि माइनिंग एक सीजीयू, बाद में अदर एक्टिविटीज को दूसरा सीजीयू, ऐसा पकड़ना पॉसिबल नहीं है. कंपनी का एक ही काम है और वो काम ही इम्पेयर हो रहा है, तो पूरे कंपनी को ही सिंगल सीजीयू गिनना पड़ेगा. अगर कंपनी को सीजीयू गिना तो मुझे जरा सोच के बताओ, हमने दो कैसे सीखा कि गुडविल कैन बी एलोकेटेड टू सीजीयू, गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड टू सीजीयू. तो यहाँ पे गुडविल एलोकेट हो रहा है क्या? हो रहा है, क्योंकि कंपनी ही सीजीयू है और कंपनी के बैलेंस शीट में गुडविल कितना है वो अपने को दे दिया है, 80,000 है 1 अप्रैल 11. समझ में? ठीक है. तो यहाँ पे अपने को ये सिर्फ एक ही स्टेप में आंसर आएगा, यानी कि दो स्टेप जो अपना था वैसा यहाँ पे नहीं है. आगे क्या बता रहे हैं कि ड्यू टू रेगुलेटरी entangles, it is not possible to determine the selling price of Saturn Limited as CGU.
द वैल्यू इन यूज इज एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट एट रुपीज 2,12,000। अब ऑलरेडी कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, कुछ लाइसेंसेस कैंसिल हुआ है, तो अपनी कंपनी को टेक ओवर कौन करे? जो बिजनेस डूबता रहेगा उसको कोई टेक ओवर करने को रेडी नहीं होता। ठीक है, तो बोल रहे कि इसका नेट सेलिंग प्राइस तो अपन बता नहीं पाएगा, यानी कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल वो अपने पास नहीं है। लेकिन वो लोग बता रहे कि वैल्यू इन यूज वो 2,12,000 रहेगा, यानी कि उन्हें प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ही दे दिया, तो वो काम अपना कम हो गया। डायरेक्टली वैल्यू इन यूज 2,12,000, फेयर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो विच एवर इज हायर, तो रिकवरेबल अमाउंट आएगा 2,12,000। ठीक है, सपोज बाय 31st March 2015 government reinstates the license of Saturn Limited. The management expect a favorable change in net cash flow. This is the indicator of impairment loss may have been reversed. The recoverable amount of Saturn Limited's net asset is re-estimated. The value in use is expected to be 3,04,000 and fair value less cost of disposal is expected to be 2,90,000. Calculate the impairment loss, if any. Also advise the accounting treatment for reversal of impairment loss in subsequent depreciation देगा। तो इम्पेयरमेंट के बाद डिप्रिसिएशन कितना होगा और रिवर्सल के बाद डिप्रिसिएशन कितना होगा, ये दोनों अपने को फाइंड करना। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये 2011 में हमने कंपनी को टेक ओवर किया और 2013 में इम्पेयरमेंट आ रहा है। ठीक है, तो पहले अपन 2013 का इम्पेयरमेंट चेक करते हैं और उसके बाद में 2015 कुछ बताया ना वो रिवर्सल का, तो उसके 2 साल बाद अपने को वापस रिवर्सल का कवर करना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर 1, कैरिंग अमाउंट ऑन 31st March 11 नहीं 30। अपने पास दो असेट है, एक है गुडविल, दूसरा है अदर असेट एंड टोटल। 1 अप्रैल 11 को हमने कितने में खरीदा? तो गुडविल खरीदा 80,000 में, अदर असेट हमने खरीदा 320 में, दोनों मिला के हुआ 4 लाख। ठीक है, अब वो लोग वहां पे डेप्रिसिएशन कुछ बता रहे, सेकंड पैराग्राफ पे कहीं तो आया था, देखो कंपनी का पॉलिसी क्या है डेप्रिसिएशन का, SLM, और कितने इयर्स का लाइफ है? 20 इयर्स। दोनों के लिए, गुडविल के लिए और इसके लिए, या सिर्फ अदर असेट? आइडेंटिफाइड एसेट करके भी तो वर्ड यूज किया है ना। Venus Limited uses straight line depreciation. Useful life of Saturn Limited's asset is estimated to be 20 years with no residual value. ओके, इस पे इंड एज ही अप्लाई करना पड़ेगा। चलो सुनो, अभी डेप्रिसिएशन 11, 12 एंड 12, 13, 2 साल का डेप्रिसिएशन अपने को चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन वो लोग रेसिडुअल वैल्यू कितना बता रहे हैं? नो रेसिडुअल वैल्यू। और लाइफ कितना बता रहे हैं? कितने साल का चार्ज करना है? तो 2 साल का कितना आएगा? ठीक है, अब रिगार्डिंग गुडविल, गुडविल के लिए क्या करना है? तो इंडेस 38 है, ठीक है, जो है इंटेंजिबल के ऊपर, और इंडेस 103 है जो है ऑन अमालगमेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन। इंडेस 103 ये बोलता है कि जो गुडविल टेक ओवर करोगे ऑन अमालगमेशन उसको इम्पेयर, सॉरी उसको राइट ऑफ नहीं करना है, अमोर्टाइज नहीं करना है, उसको सिर्फ इम्पेयरमेंट के लिए चेक करते रहो टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम यानी कभी, एवरी ईयर। ठीक है, तो जो गुडविल तुम लोग अमालगमेशन में एक्वायर करोगे वो पहले एज के हिसाब से जनरली 5 साल में राइट ऑफ किया जा रहा था, 5 साल में डिवाइड होता था, 5 साल में उसको पीरियड में डालते थे। इंड एज के हिसाब से जो गुडविल क्रिएट होगा इन बिजनेस कॉम्बिनेशन उसको अपने को राइट ऑफ नहीं करना है, 5 साल वगैरह में डिवाइड नहीं करना है, उसको वैसे ही कंटिन्यू करते रहना है, लेकिन सिर्फ इम्पेयरमेंट के लिए चेक करते रहना। ठीक है,
तो वही रूल अगर यहाँ पे फॉलो किया, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन में ही ये गुडविल क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये गुडविल के लिए भी इंडेक्स 103 एप्लीकेबल होगा, तो हम लोग इसको राइट ऑफ नहीं करेंगे। आज समझ में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंडेक्स 103 जो स्पेसिफिक इंडेक्स है अमागमेशन का, वो अपने को मना करता है। आज समझ में? तो ये अपन राइट ऑफ नहीं करेंगे, तो अपने को मिलेगा कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 13। ये 80 का 80 आएगा, और ये 320 माइनस 32 कितना होगा? 288। टोटल कितना होगा है? ठीक है। अब ये अपना फर्स्ट एलिमेंट हो गया वर्किंग का, कैरिंग अमाउंट अपने को पता है। दूसरा वो लोग ने आगे सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में पूरे बिजनेस का रिकवरेबल अमाउंट दिया है। बोला है कि नेट सेलिंग प्राइस तो पता नहीं है, लेकिन वैल्यू इन यूज कितना है? 2,12,000। ठीक है। तो अपने को इम्पेयरमेंट अभी चेक करना पॉसिबल है। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट ऑफ सैटर्न लिमिटेड 368 टोटल। इस पे दोनों है गुडविल प्लस अदर असेट। सीजीयू में हम लोग टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल असेट लेते हैं, गुडविल प्लस अदर असेट। उसको अपन रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं, अपने को इम्पेयरमेंट मिलता है, और वो इम्पेयरमेंट सबसे पहले गुडविल को चार्ज होता है। ठीक है। तो इसपे गुडविल का 80 प्लस अदर असेट का 288, वैसे मिला के टोटल 368 अपना कैरिंग अमाउंट है। ठीक है। कभी 31 मार्च 13 को, ये दिन पे रिकवरेबल अमाउंट कितना है? तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, वो नॉट गिवन है, और वैल्यू इन यूज 2,12,000। तो विच एवर इज हायर, 2,12,000, तो तुम लोग को मिलेगा इम्पेयरमेंट कितना? 56। अब ये 156 पहले किसको चार्ज करें? तो गुडविल, गुडविल कितना अपने बुक्स पे? 80। तो 80,000 पूरा का पूरा गुडविल को चार्ज हो जाएगा। ठीक है, गुडविल हो जाएगा 0। अब जो बाकी बैलेंस रहा, वो अदर असेट्स को चार्ज होगा। कितना बाकी रहेगा? 76,000। इतना समझा? अभी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट, गुडविल 80 माइनस 80 इक्वल टू 0। गुडविल 0 हो गए। ठीक है, 80 का इम्पेयरमेंट चार्ज किया, वैल्यू हो गया 0। अदर असेट्स, अदर असेट 288 था, उसपे से 76 गया, कितना आएगा? 2,12,000। पता चला? अब ये अपना 31 मार्च 13 का अपना सेल खत्म हो गया। जो अपने को इम्पेयरमेंट चार्ज करना था, उसके बाद में जो नया वैल्यूज वगैरह मिला, वो हमने फाइंड कर लिया। अभी आते हैं 31 मार्च 15 के ऊपर, जब भी इम्पेयरमेंट को रिवर्स करना है। तो सम क्या बोल रहा है? फर्स्ट थिंग कि ये जो लाइसेंस जो था, जो कैंसिल हुआ था, वो उन्होंने रीइंस्टेट किया, गवर्नमेंट ने वापस दे दिया। ठीक है। तो जो इम्पेयरमेंट का रीजन था, वो रीजन ही चला गया। अगर ये लाइसेंस कैंसिल हुआ ही नहीं रहता, तो अपन यहाँ पे इम्पेयर करते ही नहीं। इम्पेयरमेंट रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। ठीक है। जब भी कोई सिम्टम क्रिएट होता है, तभी अपन इम्पेयरमेंट चेक करते हैं। जब ये सिम्टम क्रिएट हुआ था 2013 में, जब ये लाइसेंस कैंसिल हुआ, अब 2015 में वो लाइसेंस वापस आ गया, तो वो सिम्टम वापस चला गया है। तो अपने को जो इम्पेयरमेंट चार्ज किया था, अभी उसको रिवर्स करना है, रिवर्सल करना है। ठीक है।
तो फर्स्ट थिंग, रिवर्सल कभी कर सकते हैं, रिवर्सल तभी कर सकते हैं जब भी परमानेंट इंक्रीज इन रिकवरेबल अमाउंट क्रिएट होगा कभी। ठीक है, परमानेंट। टेम्पररी वो फ्लक्चुएशंस आता है, ठीक है, सडनली बिजनेस का वैल्यू बढ़ता है, बाद में कम होता है, वैल्यू न्यूज बढ़ता है, कम होता है वगैरह, तो उससे अपन इम्पेयरमेंट को रिवर्स नहीं करेंगे। परमानेंट इंक्रीज इन रिकवरेबल अमाउंट आना चाहिए, और उसका सिम्टम्स का जैसे यहाँ पे हुआ कि रिवर्सल होना चाहिए, तब भी अपन इम्पेयरमेंट को भी रिवर्सल करें। इतना समझा? तभी 2015 में हमारे पास रीजन है कि हम लोग ये इम्पेयरमेंट जो चार्ज किया 156 का, उसको रिवर्स करें। अब ये रिवर्सल से रिलेटेड रूल्स क्या है, तो हमने वो चार्ट में देखो रिवर्सल वाला एक पॉइंट लिखा था, वो ओपन करो। जो लास्ट पार्ट था चार्ट का, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट करके था मेरा, वो रीड करो लाइन। क्या लिखा है, एक जन रीड करो। सिंस पासेज ऑफ टाइम यानी कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है, ठीक है, और वैसे अगर अपना ये क्या बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट है, वो पासेज ऑफ टाइम के वजह से अगर चेंज हो रहा है, तो उसको फॉलो मीन्स उस पर अपन रिवर्सल नहीं करेंगे। रिवर्सल तभी करेंगे जैसे यहाँ पे सिचुएशन हुआ, परमानेंट अपना रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ सम रिवर्स सिचुएशन ऑफ इम्पेयरमेंट सिम्टम्स। ठीक है, अब इस पे दो टाइप का रिवर्सल बता है, एक रिवर्सल ऑफ इंडिविजुअल असेट और एक रिवर्सल ऑफ सीजी। ठीक है, अब इंडिविजुअल असेट में रिवर्सल कैसे करना है, जस्ट मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कोई एक असेट है जिसका कैरिंग अमाउंट 1 लाख है, उसका रिकवरेबल अमाउंट आया 80,000, तो 20,000 का इम्पेयरमेंट चार्ज हो। ठीक है, 20,000 हमने इम्पेयर किया, अब ये साल खत्म हो गया, सपोज आगे का 3 साल चला गया। ठीक है, तो ये हुआ सपोज 2013 में, अब 2016 आ गया, 3 साल बाद। अब 3 साल बाद सबसे पहले अपन इसका कैरिंग अमाउंट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब कैरिंग अमाउंट ऑब्वियसली 1 लाख नहीं रहेगा, 80,000 रहेगा, 20,000 माइनस करके। तो 1 लाख माइनस 20,000 यानी कि 80,000, और इस पे 3 साल का डिप्रिसिएशन अपन चार्ज करेंगे। सपोज 8 साल का लाइफ पकड़ो, 8 ईयर्स, यहां से 8 साल। ठीक है, तो 3 साल का डिप्रिसिएशन आएगा, तो 30,000 रुपया डिप्रिसिएशन, तो अभी डब्ल्यूडीवी 50,000 आएगा। ठीक है, ये तुम लोग का 31 मार्च 13 का था, 3 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करके 50,000 आया, एज्यूमिंग कि ये डेट पे 8 साल का रिमेनिंग लाइफ है। ठीक है, तो अभी कैरिंग अमाउंट आया 50,000। अब अपन इसे कंपेयर करेंगे विथ रिकवरेबल अमाउंट। सपोज इसका रिकवरेबल अमाउंट 65,000 है, तो अपन बोलेंगे 15,000 का रिवर्सल करो। अब तो रिकवरेबल अमाउंट अपन उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो ये डेट पे 31 मार्च 16 को उसका रिकवरेबल अमाउंट 65 आ रहा है, तो 50 अपने बुक्स में है। अभी आप अगर इसको रिकवरेबल अमाउंट पे लेके आते हैं, तो अपने को कैरिंग अमाउंट को 15,000 से बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 65। ठीक है, अब इंडेक्स इस पे एक रिस्ट्रिक्शन डालता है, इंडेक्स ये बोलते हैं कि तुम लोग 65 पे लेके आओ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सपोज पहले ये इम्पेयर हुआ ही नहीं रहता, 2013 में ये कुछ किस्सा हुआ ही नहीं रहता, ठीक है, तो उसका डब्ल्यूडीवी कितना आता, और वो जो डब्ल्यूडीवी आता वो 65 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं वापस एक बार बताता हूँ, अगर सपोज पहले इंपेयरमेंट हुआ ही नहीं रहता 31 मार्च 13 को, तो 1 लाख का अपना कैरिंग अमाउंट था। ठीक है, इस पे अपन 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ 8 ईयर्स, और उस पर 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर।
ठीक है, कितना आएगा चेक करो। कितना? 37,500 माइनस करो। 62,500। ठीक है, तो ये तुम लोग का कैरिंग अमाउंट मिलता 31 मार्च 16 को। ठीक है, अब तुम लोग को क्या करना है कि जब भी तुम लोग ये इम्पेयरमेंट को रिवर्स करोगे तो 50,000 को 65 से कंपेयर करोगे कि 62,500 से, तो तुम लोग को विच एवर इज लोअर लेना है। ठीक है, यानी कि इंडेक्स क्या बोलता है कि अगर पहले ये इम्पेयर किया ही नहीं रहता और लाइफ एकदम अच्छे से जैसे पहले जा रहा था वैसे ही जाता, तो असेट का डब्ल्यू भी 62,500 आता। तो अगर तुमने पहले इम्पेयर किया, बाद में इम्पेयरमेंट को रिवर्स किया और रिवर्स करके असेट का वैल्यू 65 पे लेके गए, तो अगर इम्पेयर हुआ ही नहीं रहता तो 62 रहता, तो तुम लोग असेट का वैल्यू को बढ़ा रहे हो इनडायरेक्टली, अपवर्ड इवैल्यूएशन कर रहे हो। तो वो सब नहीं करने का। तो तुम लोग मैक्सिमम कितना रिवर्सल कर सकते हो? तो एक तो रिकवरेबल अमाउंट, या तो कैरिंग अमाउंट इफ देर इज नो इम्पेयरमेंट। अगर इम्पेयरमेंट नहीं रहे तो कैरिंग अमाउंट कितना आता? ये दोनों में जो लोअर रहेगा, क्योंकि अगर सपोज ये फॉर एग्जांपल 67,500 आता और रिकवरेबल अमाउंट है 65, और अगर अपन 67,500 पे लेके जाते हैं तो वापस 2,500 का इम्पेयरमेंट चार्ज करना पड़ेगा। क्यों, समझ में आ रहा है? अगर तूने ये वैल्यू को 50 को बढ़ा के, सपोज ये 67,500 आया और 67,500 पे लेके गए, तो अपना रूल क्या है कि वेन एवर कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट तो इम्पेयरमेंट चार्ज करो। तो अगर तुम लोग इसको बढ़ा के 67,500 पे लेके आए और इसका रिकवरेबल अमाउंट अगर 65 है, तो वापस उसको कम करके 65 पे लाना पड़ेगा। तो सिंपल रूल ये फॉलो करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट इफ देयर वाज नो इम्पेयरमेंट चार्ज प्रीवियसली। ठीक है, तो वो दोनों में विच एवर इज लोअर रहेगा, वहां तक का दोनों को रिवर्सल करना है, उससे ज्यादा है। ठीक है, तो 65 और 62,500, ये दोनों में जो लोअर रहेगा वो, यानी कि कितना, 62,500, तो तुम लोग रिवर्सल कितना करोगे? 12,500 का रिवर्सल करो। समझ में आया? सभी को क्लियर है? ठीक है, अब ये हो गया रिगार्डिंग इंडिविजुअल असेट का रिवर्सल। अभी सीजीयू के रिवर्सल के लिए क्या रूल है? सीजीयू के रिवर्सल के लिए इनिशियल पार्ट सेम है, तुम लोग को यही कंपेयर करना है कि रिकवरेबल अमाउंट कितना है और कैरिंग अमाउंट कितना रहता अगर इम्पेयर नहीं किया रहता तो। विच एवर इज लोअर उसको कंपेयर करो विथ कैरिंग अमाउंट और रिवर्सल करो। इंड एस इस पे एक रिस्ट्रिक्शन डालता है। रिस्ट्रिक्शन ये डालता है कि एक बार तुमने इम्पेयर किया और गुडविल को इम्पेयरमेंट चार्ज हुआ, गुडविल का इम्पेयरमेंट वाला पार्ट कभी रिवर्स नहीं हो सकता। गुडविल का इम्पेयरमेंट रिवर्स नहीं करना है। एक बार इम्पेयरमेंट चार्ज किया तो परमानेंट लॉस, यानी कि अगर सपोज कंपनी का नाम एक बार खराब हुआ, ठीक है, बाद में कंपनी वापस कुछ साल बाद बैक टू नॉर्मल ट्रैक आ गए, लेकिन फिर भी लोगों के बैक ऑफ द माइंड जो एक बार डर बैठ गया कंपनी के बारे में, वो तो ना रिमूव नहीं कर पाओगे। लेकिन गुडविल एक बार इम्पेयर हुआ तो ऑलवेज इम्पेयर्ड ही रहेगा। समझा? तो बुक्स पे बने तो नो गुडविल को वापस लेके आओ। ठीक है, यानी कि अगर मैगी का बैन निकल गया, ठीक है, तो वापस मैगी का सेल स्टार्ट हुआ, वापस मैगी नंबर वन पोजीशन पे भी आया, लेकिन फिर भी लोगों के माइंड में एक चीज तो ऑलवेज रहेगा, अपन मैगी खा रहे, गवर्नमेंट ने बैन निकाल दिया, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट ने जो पहले बोला तो सच है और हम लोग ये खा रहे हैं, तो हमारे हेल्थ के लिए वो प्रॉब्लम रह सकता है। समझा? तो वो इम्पेयरमेंट जो लोगों के माइंड में एक बार क्रिएट हुआ है, दैट कैन नॉट बी रिमूव। तो इसीलिए सिंपल इंडेक्स क्या बोलता है कि वंस गुडविल इज इम्पेयर्ड इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक। ठीक है, बाकी असेट को तुम लोग रिवर्सल कर सकते। समझा? ठीक है, तो वो बाद में कवर करके पहले तुम लोग एक काम करो, यहां तक का लिख लो, बाद में वो रिवर्सल वाला पार्ट 2015 का लेते। ये तुम लोग को एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखना रहेगा तो लिख के रखो सम स्टार्ट करने से पहले। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट करके हेडिंग दे दो, रिवर्सल ऑफ इंडिविजुअल असेट करके हेडिंग दो, और उस पर ये लिखो।
चलो सुनो। अभी ये 2013 तक अपन आ गए थे। 2013 में असेट का जो वैल्यू है वो 2,12,000 है। गुडविल जीरो हो चुका है, ठीक है। तभी नेक्स्ट 2015 के लिए रिवर्सल इन 2015। सबसे पहले 31 मार्च 13 को कैरिंग अमाउंट सिर्फ अदर असेट का ही है। गुडविल तो जीरो हो चुका है, तो अदर असेट्स 2,12,000, ठीक है। 76 का इम्पेयर चार्ज करने के बाद 2,12,000 उसका वैल्यू बाकी रहा, ठीक है। इसमें से कंपनी डिप्रिसिएशन चार्ज करेगी फॉर 2 इयर्स, 14 एंड 15। बाद में अपने को 15 का कैरिंग अमाउंट मिलेगा, बाद में रिवर्सल चेक करें, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन कितना आएगा, तो 2,12,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू जीरो। टोटल लाइफ असेट का 20 साल का, 11 में, 13 में 2 साल उसका लाइफ चला गया, तो 18 बाकी रहा। तो 18 साल का लाइफ बाकी है, और उसपे से अपन 2 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा, 556। चलो माइनस करो। टू, ये आएगा 31 मार्च 15 का कैरिंग अमाउंट। इतना समझा। अब अपन इसे कंपेयर करेंगे लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट, ठीक है। दो चीजों को कंपेयर करना है, और उसमें से जो लोअर रहेगा वो अपने को लेना है, ठीक है। तुम लोग असेट का वैल्यू वापस बढ़ाने वाले हो, कहाँ तक बढ़ा सकते हो, तो या तो उसके रिकवरेबल अमाउंट तक लेके आओ, या तो अगर इम्पेयरमेंट हुआ ही नहीं रहता 2013 में, और अगर 2011 से रेगुलर अकाउंटिंग फॉलो करते, तो आज उसका डब्ल्यूडीपी कितना आता, ठीक है, यानी कि कैरिंग अमाउंट कितना आता विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस। ये दोनों में जो लोअर रहेगा वहां तक तुम लोग लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर ये हायर आया तो तुम लोग को वापस उसको एम्पेयर करके रिकवरेबल अमाउंट पे लाना पड़ेगा, और अगर रिकवरेबल अमाउंट हायर आया और ये लोअर है, तो उसका मतलब कि तुम लोग असेट का वैल्यू बढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर इम्पेयर नहीं हुआ रहता तो उसका वैल्यू कम आता। और जैसे हमने रूल सीखा है कि इम्पेयरमेंट में कभी अपने को असेट का वैल्यू को बढ़ाना नहीं, सिर्फ इम्पेयरमेंट या तो जीरो आता है या तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव इम्पेयरमेंट नहीं आता, यानी कि असेट के वैल्यू को बढ़ा नहीं सकते। समझ में आया, ठीक है। तो अब ये अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2, carrying amount on 31st March 15, if there was no impairment, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, या तो तुम लोग क्या करो कि ये 288 का तुमने वैल्यू फाइंड किया है, अब 288 पे 2 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करो। 288 यानी कि इम्पेयरमेंट के पहले का वैल्यू, तो इसके ऊपर 2 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करो। लाइफ कितना पकड़ोगे, तो 18 साल पकड़ो। या तो दूसरा ऑप्शन कि 320 ही वैल्यू पकड़ो, और 320 के ऊपर 4 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करो, 20 साल का लाइफ पकड़ के, क्योंकि 11 में 20 साल का लाइफ है, 13 में 18 साल का लाइफ। और जैसे दोनों को एक समय मैंने बताया था कि दोनों कोई भी साल में वो फॉर्मूला अप्लाई करो, लाइफ कम होने से डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम ही रहता। तो ये अमाउंट के ऊपर अगर लिया तो 18 साल का लाइफ पकड़ के डिप्रिसिएशन लो, और अगर ये अमाउंट के ऊपर लिया तो 20 साल का लाइफ पकड़ के डिप्रिसिएशन। आया समझ में, ठीक है। तो 1411 को कैरिंग अमाउंट 320 less depreciation for 4 years. So 320 minus 0 divided by 20 years into 4 years. 64.
256 ये अपना एक वैल्यू मिला। 256 ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट दोनों को सम बताएगा कितना है 3,04,000। तो ये दोनों में लोअर ऑफ अबाउट 256 तो 188 उसको 256 पे लेके जाओ। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कितना आएगा 67,556। इतना तो ना रिवर्सल करोगे। अभी मैं स्टोरी को वापस एक बार दोनों को रिवाइंड में लेके जाता हूँ। पहले 320 था, 2 साल बाद उसका वैल्यू होगा 288। वो 288 आगे का 2 साल का और डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वो कम होकर 256 पे आ जाता है। यानी कि ये 4 साल का डिप्रिसिएशन माइनस करके अगर ये इम्पेयरमेंट वगैरह चक्कर बीच में नहीं आ रहा था तो ये प्रॉपर फ्लो में जाके 256 में डब्ल्यूडीवी आता। अब बीच पे क्या हो गया, ये इम्पेयरमेंट हमने चार्ज किया तो अदर असेट 76 से इम्पेयर हो गए। ठीक है, तो उसका नया वैल्यू आ गया 2,12,000। 288 था, 212 पे आ गया। वो 212 कम होके 188 उसका नया डब्ल्यूडीबी आया। 2 साल का डिप्रिसिएशन ऑन 2,12,000, 18 साल का लाइफ पकड़ के। ठीक है, अब ये 188 को वापस अपने को वैल्यू को बढ़ाना है, यानी कि इम्पेयरमेंट को रिवर्स करना है। अब रिवर्सल कितना कर सकते हैं, तो तुम लोग ये 188 को या तो उसके रिकवरेबल अमाउंट पे लेके जाओ या तो उसके ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट पे लेके जाओ। अगर इम्पेयरमेंट नहीं हुआ रहता तो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा। तुम लोग को ये दोनों में से जो लोअर रहेगा वो सिलेक्ट करना है। तो ये हमने फाइंड किया था 256, तो तुम लोगों ने ये लोअर 256 तक इसका वैल्यू को बढ़ाने का डिसाइड किया। यानी कि 188 अगर 67,000 से बढ़ा दिया तो नया वैल्यू आ जाएगा 256। यानी कि जो पहले अपना लाइफ नॉर्मल चल रहा था वो लाइफ पे अपन वापस आ गए। पॉइंट समझ में आया। तो बीच पे लाइफ पे थोड़ा अप डाउन हुआ लेकिन वापस हम बैक टू ट्रैक है। 256 अपन वापस असेट पे ओरिजिनल वैल्यू पे आ गए। अब ये वैल्यू आगे कंटिन्यू चलते रहेगा। रिमेनिंग अभी लाइफ कितना रहेगा, तभी 2 साल और चला गया, 18 - 2 16 साल का लाइफ बाकी रहा। 256 पे 16 साल, ये 32,000 का डिप्रिसिएशन आएगा पर एनम। समझ में आया, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये वैसे अपने को इम्पेयरमेंट को रिवर्सल करना है। ठीक है, अब इसमें गुडविल का रिवर्सल नहीं हो सकता। ये जो भी 67 है वो अदर असेट में ही ऐड करना है, गुडविल का रिवर्सल अलाउड नहीं है। तो इवन दो पहले गुडविल को इम्पेयर करते हैं, रिवर्सल के टाइम पे गुडविल को साइड में करते हैं, उसको छोड़ के बाकी का हर असेट को रिवर्सल करो। ठीक है, चलो देखो। तो प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट के रेशियो, ठीक है, जैसे अपन इंपेयर के टाइम पे कैरिंग अमाउंट का रेशियो लेते हैं सेम वे रिवर्सल के टाइम पे भी कैरिंग अमाउंट का रेशियो चाहिए। अब अपना इंपेयरमेंट के बाद असेट का वैल्यू हो जाएगा 256 और आगे का जो डिप्रिसिएशन है वो अपना ओरिजिनल शेड्यूल अभी 256 -0 डिवाइड बाय अभी लाइफ बाकी रहेगा 16 साल का। तो 256 डिवाइड बाय 16 साल यानी कि यही आएगा 32,000 पर, 32,000 नहीं 16,000 पर एनम। ठीक है, ये अपना डिप्रिसिएशन आगे आते जाएगा। अब पॉइंट ये है कि ये रिवर्सल के लिए एंट्रीज क्या आता है। तो जितना हर साल का एंट्रीज वगैरह पास नहीं करे 2011 से लेके 16 15 तक, जितना जितना इंपॉर्टेंट एंट्रीज है वही अपन कवर करते हैं। तो पहले 31 मार्च 13 को हम लोग इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे। तो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट तो गुडविल अकाउंट, गुडविल पूरा जीरो कर रहे और टू अदर असेट अकाउंट 76, टोटल 156 का इम्पेयरमेंट चार्ज किया। अब एज्यूमिंग कि इसका प्रीवियस अपवर्ड रिवैल्यूएशन कुछ नहीं है, और एज्यूम करने का रीजन भी है क्योंकि 2011 में कंपनी को टेक ओवर किया है
और 2013 में इम्पेयरमेंट आया पहली बार, और बीच में एक साल में अपवर्ड रिवैल्यूएशन का कोई वो ने दिया नहीं, वरना अपन कैरिंग अमाउंट वही हिसाब से बढ़ा के देते। ठीक है, तो ये जो इम्पेयरमेंट है ये पीएनएल को चार्ज होगा, तो पीएनएल डेबिट टू इम्पेयरमेंट 156। ठीक है, अब ये 2013 खत्म हो गया है, 2014 एंड 2015 में अपना जो डिप्रिसिएशन आएगा वो आएगा, ये 23,556 2 साल का है। ठीक है, तो एक साल का कितना रहेगा ये? ठीक है, तो 14 और 15 में ये डिप्रिसिएशन का एंट्री आएगा, उसको पीरियड में डाल देना, वो सब रूल से। अभी आ जाएगा वापस 31 मार्च 15, हम लोग ये इम्पेयरमेंट को रिवर्सल कर रहे हैं। ठीक है, रिवर्सल हो रहा है 67,556 का, तो अपना असेट बढ़ेगा, तो अदर असेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, 67,556 टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट 67,556। अब ये रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट को कहाँ ट्रांसफर करें? ठीक है, तो इंडेस ये बोलता है कि तुम लोग पहले ये चेक करो, जब तुमने इम्पेयर किया था तभी किसको चार्ज किया था। तो ये सब में अपने हमने चार्ज किया है पीएनएल को, तो वो बोलेंगे कि ये रिवर्सल भी पीएनएल को ही ट्रांसफर कर। अगर तूने वो टाइम पे इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व को एडजस्ट किया था, या फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व को ट्रांसफर करो। ठीक है, यानी कि इम्पेयरमेंट जहां पे चार्ज हुआ था उसी को ही रिवर्सल भी चार्ज कर। ठीक है, अब इसमें तो ना एक चीज देखोगे ना, तो इम्पेयरमेंट 156 का था, जबकि रिवर्सल 156 का नहीं है, 67 का ही है। यानी कि रिवर्सल ऑलवेज 156 से कम ही आएगा ना, जितना चार्ज किया उतना पूरा तो नहीं आएगा, वरना असेट 2013 के वैल्यू पे चला जाएगा, और अभी चल रहा है 2015, तो उतना तो कभी नहीं होगा। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो ये ऑलवेज कम ही रहेगा। तो अगर सपोज ऐसे हुआ कि हमने पहले पार्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व को चार्ज किया, बैलेंस पीएनएल को चार्ज किया, ठीक है, और अभी अपन रिवर्सल करें, तो अपन क्या करेंगे, पहला प्रायोरिटी रिवैल्यूएशन रिजर्व को ही देंगे। तो जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले हमने यूज किया, फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स चेंज करता हूँ, 56 मैंने चार्ज किया सपोज रिवैल्यूएशन रिजर्व को, 1 लाख चार्ज किया पीएनएल को, टोटल हुआ 156। और अगर अपन अभी रिवर्सल कर रहे हैं 67 का, तो 67 में से 56 रिवैल्यूएशन रिजर्व को चार्ज करो, और जो बैलेंस बचेगा, ठीक है, वो दोनों पीएनएल को चार्ज करोगे। यानी कि पहला प्रायोरिटी ऑलवेज रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है। ठीक है, लेकिन वो उतना भी क्रिएट नहीं करने का कि पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले का आ गया उसके हमने वापस नया क्रिएट किया, वरना पीएनएल का जो इम्पैक्ट है वो रिवर्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इंडेक्स क्या बोलता है कि 67 में से पहला रिवैल्यूएशन रिजर्व जितना था वो वापस लेके आओ, और जो बैलेंस रहेगा वो पीएनएल को चार्ज। समझ में आया एवरीवन? तो यहाँ पे अपने को पूरा का पूरा पीएनएल को ही चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पीएनएल को ही लिखा था। तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट टू पीएनएल। और 31 मार्च 16 ऑनवर्ड्स डिप्रिसिएशन कितना आएगा? तो 256 -0 डिवाइड बाय 16 ईयर्स, यानी 16,000। हाँ समझ गए, एंट्रीज पूछा नहीं है, जस्ट ये नॉलेज के लिए हमने कवर किया। एग्जाम्पल
रिवैल्यूएशन तो क्या होता है, कितना ऐड करेंगे वर्सेस ये 67 का ही रिवर्सल है। रिवर्सल का अमाउंट चेंज नहीं होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वर्किंग सेम ही रहेगा 67 का रिवर्सल का। सिर्फ 67 किसके सामने एडजस्ट करे, कहाँ पे डाले, रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाले या पीएन में डाले, ये क्वेश्चन। तो जितना पहले का रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज किया था उतना अभी वापस लेके आ, ठीक है। जो बैलेंस रहेगा वो पीएनए को चार्ज करना है। हमारे एंट्री में रिवैल्यूएशन रिजर्व था ही नहीं, इसके लिए हमने पूरा का पूरा पीएनए को चार्ज किया। अगर यहाँ पे 156 में से 56 रिवैल्यूएशन रिजर्व रहता तो अभी वापस 67 में से 56 रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालते और जो बाकी का 12,000 वगैरह बाकी रहा वो दोनों पीएनए में ट्रांसफर कर, ठीक है। यानी कि पहले का रिवैल्यूएशन रिजर्व वापस लेके आए। आया समझ में? क्लियर है ना एवरीवन? ओके। नोट, reversal of impairment loss will be first adjusted against revaluation reserve used at the time of impairment and balance reversal will be transferred to P&L. ठीक है। तो ये अपना पूरा रिवर्सल का पार्ट भी इसमें ही यही सब में कवर कर लिया। तो इस पे इंडिविजुअल एसेट का भी इम्पेयरमेंट का एग्जाम्पल के फॉर्म में बता दिया और सीजीओ का भी इम्पेयरमेंट का हो गया। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है वो भी थोड़ा बता के रखता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीजीओ वाला पार्ट एग्जाम में आता नहीं, ठीक है। 2012 सिलेबस 16 सिलेबस दोनों में वो आता नहीं था। 22 सिलेबस में जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो रेगुलर सिर्फ इम्पेयरमेंट के आए हैं, इंडिविजुअल एसेट के, सीजीयू के इम्पेयरमेंट के नहीं आए, ठीक है। अगर सीजीयू का आया तो भी इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम टाइप नहीं आता है। तो बोलेगे कि 2-3 असेट है उसको अपने को इम्पेयर करना है, वो छोटा सा जो पार्ट अपन एक कवर किया था ना असेट ही ABCD एक ही सब में वो टेबल था, तो उस पे कैसा था कि उन्होंने छोटा सा एक पार्ट के फॉर्म में बता दिया था। तो वैसे टाइप का अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या MCQ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फुल फ्लेज सम जनरली सीजीयू का नहीं आता। अगर इम्पेयरमेंट ही नहीं आता तो रिवर्सल तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब हमने किया क्योंकि इंडेक्स पे था, ठीक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन प्रैक्टिस क्या करना है, ये सम के पहले के जो सम्स है जहाँ पे इंडिविजुअल का इम्पेयरमेंट सीखा वो वाला पार्ट मेन है, वही मेन एग्जाम में आता है, वो प्रॉपरली करके जाने, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, नया नंबर 3 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 3। Zoom Limited purchased machinery 4 years ago for 30 lakhs and depreciated it 10% per annum on straight line method. At the end of fourth year, it has revalued the machine at 15 lakhs and has written off the loss on revaluation to P&L account. However, on the date of revaluation, the market price is rupees 14 lakh and expected disposal cost are 50,000. Compute the amount of impairment loss as per age 28 on the basis of fair value for revaluation purpose, which is determined by market value and value in use, is estimated at rupees 12 lakhs. What will be the accounting treatment in respect of impairment loss computed above? अब सम है ना एक्चुअली वो जैसे रेगुलर सम आता है कि पहले अपवर्ड रिवैल्यू होता है बाद में इंपेयर होता है, तो अपन पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व के सामने इंपेयरमेंट चार्ज करते हैं। तो सम बनाया वो फ्लो से, लेकिन जब इस सम का सॉल्यूशन बनाते हैं ना तो पूरा चक्कर ही घुमा हुआ दिखाई देता है। हम्म, यस, ये जो भी होगा ना इम्पेयरमेंट रिलेटेड जो भी रहेगा, चाहे रिवर्सल है या इम्पेयरमेंट चार्ज करना है, वो रेगुलर डिप्रिसिएशन के बाद ही रहेगा।
ऐसा कभी नहीं होगा तो उन्हें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया और डायरेक्टली इंपेयरमेंट पे आ गए, क्योंकि इंडेक्स से स्पेसिफिक बोला है कि पहले रेगुलर डेप्रिसिएशन चार्ज करो तो उनको कैरिंग अमाउंट मिलेगा, वो यूज करो टू फाइंड द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट। तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तब तक इम्पेयरमेंट नहीं है। ठीक है। तभी सब में क्या हुआ देखो, सबसे पहले 4 साल पहले हमने मशीन खरीदा था 30 लाख में। ठीक है। हमने उसको डेप्रिशिएट किया 10% से ऑन SLM। तो 30 के ऊपर 10% 4 साल का आएगा, यानी कि 3 into 4 प्लस 18 आएगा कैरिंग अमाउंट आज का। ठीक है, आज का। अब ये लोग ने क्या किया, सेकेंड लाइन में लिखा है कि एट द एंड ऑफ 4th ईयर, यानी कि ये 4 साल हो गए आफ्टर 4 इयर्स, यानी कि आज वो लोग ने असेट को रीवैल्यू किया। कितने पे किया? 15, यानी कि डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ 3 का। अभी तक हर समय क्या होता था, अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता था। तो इम्पेयरमेंट जब ये होता है तभी अपन पहले 3 के सामने रिवैल्यूएशन रिजर्व के सामने एडजस्ट करेगा। अब ये खुद डाउनवर्ड है, यानी कि ये लॉस है। ठीक है। तो अभी 15 ये रीवैल्यूड अमाउंट आया, दैट इज कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये आज का कैरिंग अमाउंट है। अब वो लोग यही साल में आगे और कुछ बता रहे कि इट इज रीवैल्यूड द मशीन एट 15 लाख एंड इज रिटर्न ऑफ द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन टू पीएनएल अकाउंट। ये पीएनएल अकाउंट में चार्ज किया। ठीक है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन था, पीएनएल को चार्ज किया। हाउएवर ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन का डेट का वैल्यू है, यानी कि आज ही, द मार्केट प्राइस इज रुपीज 14 लाख एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ 50,000। ठीक है। तो अभी अपन रिकवरेबल अमाउंट फाइंड करते हैं, तो उस पर फेयर वैल्यू एज कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, तो वो आएगा 14 लाख माइनस 50,000, यानी कि 13.5 लाख आएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में आ जाओ, कॉम्प्यूट द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एज पर एज 28, वो कट करके इंडेक्स 36 कर दो। On the basis that fair value for revaluation purpose is determined by market value, यानी कि ऊपर जो मार्केट वैल्यू दिया है वही फेयर वैल्यू, एंड वैल्यू इन यूज इज एस्टिमेटेड एट 12 lakhs। वैल्यू इन यूज 12 लाख, तो विच एवर इज हायर, यानी कि 13.5, हमारे बुक्स में उसका वैल्यू कितना है 15, तो 1.5 का इम्पेयरमेंट चार्ज करो। और ये कहाँ पे जाएगा, पीएनएल में जाएगा, क्योंकि पहले का रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है, पहले रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था, वो लॉस को भी पीएनएल में डाला था। अभी इम्पेयरमेंट हुआ, वो भी इम्पेयरमेंट का लॉस ही है, वो भी पीएनएल में जाएगा। पहले का कोई रिवर्सल का सवाल ही नहीं आता है। या फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट नहीं किया है, उल्टा डाउनवर्ड रिवैल्यू करके जो रिवैल्यूएशन लॉस हुआ उसको पीएनएल को चार्ज किया था। तो ये भी रिवैल्यूएशन मीन्स इम्पेयरमेंट लॉस है, ये भी पीएनएल को ही जाएगा। तो सम स्टार्टिंग में बना तभी ऐसा लगा कि नहीं, वो रेगुलर जैसे सब में होता है, चलो बोलेंगे कि 1.5 में से 3 के सामने एडजस्ट करो वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी डाउनवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड ही है। आ समझ में? तो पहला तो ये है कि सम बनाने वाले ने इतना फनी चीज बनाया कि जब भी इंपेयरमेंट चार्ज ही करना था तो डाउनवर्ड रिवैल्यू क्यों किया, और अगर डाउनवर्ड रिवैल्यू करना ही था तो 15 पे क्यों लेके आया, डायरेक्ट उसको 13.5 पे ही लेके आने का ना। तो दोनों में से एक ही चार्ज कर, दोनों लॉस ही है और दोनों पीएनएल में जा रहा है, तो क्या मतलब है दो दो बार अलग अलग एक्टिविटीज करके। पॉइंट समझा? तो एक ही होना चाहिए था और इम्पेयरमेंट ही होना चाहिए था। रीवैल्यूएशन नाम क्यों दे रहे हो, इम्पेयर हो रहा है वो। ठीक है। लिखो एंट्री, मैं लिखवाता हूँ। फर्स्ट
P&L account debit to asset account. P&L account debit to asset account. 3. Being downward revaluation charged to P&L. Second, impairment loss to asset. Asset यानी क्या, आई थिंक यहाँ पे मशीनरी कुछ दिया है ना, तो मशीनरी लिखो. Impairment loss to machinery 1.5. और next P&L to impairment loss 1.5.